हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। हम लोगों ने इससे पहले भी चैप्टर में आनुवांशिकता और वातावरण के प्रभाव के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि आनुवांशिक और वातावरण बालक के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग उसको थोड़ा और विस्तृत रूप में पढ़ेंगे और ज़्यादा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर, आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। देखिए क्या लिखता है। आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों का बालकों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। आनुवांशिकता के कारण वंशानुगत गुणों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। वही वातावरण के कारण बालकों का सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षिक विकास होता है। ठीक है। आनुवांशिकता, देखिए आनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही ऐसे महत्वपूर्ण भाग है बालक के जीवन में जो कि उसके संपूर्ण विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे हमारा जो आनुवांशिक है, जो ऐसे गुण जो हमारे माता पिता से हमें प्रदान होते हैं, वो अफेक्ट करता है हमारे डेवलपमेंट में। वातावरण, जिस परिस्थिति में हम लोग रहते हैं, जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं, जिस समाज में, जिस संस्कृति में हम लोग पले बढ़े रहते हैं, उसका प्रभाव भी एक बालक के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है। ये इस चीज़ को बताने के लिए मैंने एक स्टोरी भी आपको सुनाई थी। वो स्टोरी आपको शायद याद थी, 2 चिड़िया के बच्चों वाला। तो वो स्टोरी बिल्कुल सही साबित होती है। वातावरण जो है वो बहुत अफेक्ट करता है बच्चों का। जैसा भाषा बोला जाएगा उसके समाज में, उसके सांस्कृतिक में जैसे प्रथा रहेगी, वो उसी चीज़ों को अपनाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि समाज से, हमारे संस्कृति से कुप्रथाओं का और कुप्रथा जितने भी है, जैसे बाल विवाह हो गया है ना, बाल मजदूरी हो गया, ये सब हट जाना चाहिए क्योंकि इसका बहुत ही निगेटिव प्रभाव पड़ता है बालक के जीवन में। वहीं अगर एक शिक्षित समाज मिलेगा, अगर एक शिक्षित वातावरण मिलेगा बच्चों को, तो वो उसके जीवन में एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा और बालक का जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। ठीक है। इसीलिए आनुवांशिकता और वातावरण दोनों विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आनुवांशिकता का यहाँ पे ये रोल है कि जैसा माता पिता का गुण होगा वही उसमें बच्चों में भी हस्तांतरित होगा, वही चीज़ बच्चे में भी आएगा। चाहे उनकी बौद्धिक क्षमता का बात हो या शारीरिक क्षमता का बात हो या अन्य किसी गुणों का बात हो, वो सारी चीज़ें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन हस्तांतरित होती है। इसलिए भी आनुवांशिकता का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है बालक के जीवन में। ठीक है। वही वातावरण के कारण बालकों का सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षणिक विकास होता है। मैंने जैसा कि कहा कि वातावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है उसके सामाजिक विकास को इम्प्रूव करने के लिए, उसको सांस्कृतिक विकास को इम्प्रूव करने के लिए, उसका जो इमोशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसका जो धार्मिक रुचि है उसको बढ़ाने के लिए, उसको जो शैक्षणिक विकास है उसको बढ़ाने के लिए वातावरण बहुत ही ज़रूरी होता है। आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों का सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव बालकों में होने वाले विकास पर पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा कि जैसे आनुवांशिकता वाले माता पिता होंगे, जैसे वातावरण में बच्चा पलेगा बढ़ेगा, वैसा ही प्रभाव उसमें पड़ेगा। अगर सकारात्मक है तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और यदि नकारात्मक है तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। वैसे ही जैसे चिड़िया के 2 बच्चे 2 अलग अलग जगहों पे गिर गए थे तूफान के कारण, तो एक जो है वो चोर के यहाँ गिर गया था और एक जो है वो एक पंडित जी के यहाँ गिर गया था। तो चोर जो है वो रोज़ चोरी करता था, रोज़ लोगों को लूटता था, रोज़ बोलता था मारो, काटो, पकड़ो इसको इसके सारे गहने लूट लो, है ना। और दूसरी तरफ जो था पंडित जी के यहाँ एकदम धार्मिक वातावरण था। दिन भर सीताराम 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 का गुणगान होते रहता था।
तो वो चीज़ बहुत इफेक्ट पड़ा दोनों बच्चा में, और वो वैसे ही सीख गया। चोर के घर जो पक्षी का बच्चा गिरा था वो वैसे ही मारो पीटो काटो करना सीख गया, और जो पंडित जी के यहाँ गिरा वो वैसे ही सीताराम जी का जप करने लग गया। मतलब अच्छा चीज़ वो बोलना सीखा, है ना। तो इसीलिए वातावरण का प्रभाव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक बालक के लाइफ में, और आनुवंशिकता का भी। जैसे सोच वाले माता पिता होंगे वैसे ही उनके जेनेटिक के द्वारा बच्चों पे हस्तांतरित होगा, और बच्चे का डेवलपमेंट वैसे ही होगा, बच्चों का मानसिक विकास, शारीरिक विकास वैसे ही होगा। तो ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है बच्चे के लाइफ में, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, मतलब दोनों का योगदान बहुत ज़रूरी है। किसी एक के कम हो जाने से बालक का विकास ये बाधित होगा, है ना। तो आनुवंशिकता का भी अच्छा होना ज़रूरी है, और वातावरण का भी अच्छा होना ज़रूरी है, ठीक है। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी इनका व्यापक महत्व है। माने शिक्षा, जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो वो जिस वातावरण से आता है उसका प्रभाव भी उसके पढ़ाई लिखाई में पड़ता है ना, उसके शिक्षा में पड़ता है। अगर उसकी भाषाई विकास अच्छी नहीं है, अगर उसकी मानसिक विकास अच्छी नहीं है, तो ये उसकी शिक्षा में अवरुद्ध लाएगा, मतलब बाधित करेगा उसको, है ना। इसीलिए दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों का ज़रूरी है होना, और दोनों का शिक्षा में बहुत ही व्यापक महत्व होता है, ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने में यह शिक्षकों की मदद करते हैं। जिस आनुवंशिकता से, जिस वातावरण से बच्चे आते हैं उसका प्रभाव शिक्षकों को भी मदद करता है, उनको जानने के लिए, उनको समझने के लिए, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी मानसिकता क्या है, वो किस सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, किस कल्चर से आते हैं, किस धार्मिक परिप्रेक्ष्य से आते हैं, इन सबों को समझ के शिक्षक जो है उनके साथ एडजस्टमेंट करना सीखते हैं, और उनकी जो समस्याएं हैं उनका निरीक्षण करते हैं, और उस समस्याओं को दूर करने में वो सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए भी शिक्षकों का उनके बच्चों के वातावरण का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आनुवंशिकता का अर्थ तो मैंने थोड़ा सा बता दिया, शायद आप लोग को थोड़ा नॉलेज आइडिया हो गया होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है। आनुवंशिकता या वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहा जाता है। माता पिता के गुण जब उनके संतानों में पड़ता है तो उन्हीं को वो आनुवंशिकता बोला जाता है, उन्हीं को वंशानुक्रम बोला जाता है, यानी इंग्लिश में हेरिडिटी कहा जाता है। आनुवंशिकता के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों का हस्तांतरण बालकों में होता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा आनुवंशिकता के संदर्भ में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो इस प्रकार है। देखिए, आनुवंशिकता का महत्व सिर्फ बौद्धिक क्षमता में नहीं होकर शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, सामाजिक गुण सब में आता है, ठीक है। माता पिता जिस सोशल बैकग्राउंड से, जिस कल्चरल बैकग्राउंड से वो आते हैं, उनकी थिंकिंग जैसी होती है, उनकी सामाजिक डेवलपमेंट जैसी होती है, वैसे ही उनके संतानों में भी होता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं आनुवंशिकता, यही इसका अर्थ है। लेकिन बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने यहाँ अपना अलग अलग डिफिनेशन दिया है, जिसको हम लोग जानेंगे और आप लोग इसको नोट करते जाएंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। बी एन झा के मतानुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ठीक है। व्यक्ति का जन्मजात विशेषता क्या क्या है उसी को वंशानुक्रम कहा गया है, क्योंकि वो उसके माता पिता से आया हुआ है, इसीलिए वो आनुवंशिकता है, ठीक है। यही बात बी एन झा ने कहा है।
नेक्स्ट जो मनोवैज्ञानिक है वो है पी जिसबर्ट। उनके अनुसार प्रकृति में प्रत्येक पीढ़ी का कार्य माता पिता द्वारा संतानों में कुछ जैविकीय या मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का हस्तांतरण करना है। इस प्रकार हस्तांतरित विशेषताओं की मिली जुली गठरी को वंशानुक्रम के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जिसबर्ट ने क्या कहा है कि प्रकृति जो माता पिता होते हैं उनके जो जैविकीय विशेषताएं जो उनके संतानों में होती है, उनके संतानों में हस्तांतरित होती है, मीन्स उनके संतानों में आती है, उसी को आनुवांशिकता कहा गया है ना। बात सेम है लेकिन अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने घुमा फिरा कर सेम ही बात कहा है कि आनुवांशिकता का अर्थ होता है कि जो उनके माता पिता से गुण उनके बच्चों में आए हैं वही आनुवांशिकता है। नेक्स्ट है वुडवर्थ ने कहा है वंशानुक्रम वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय जन्म के समय नहीं वरन गर्भधान के समय जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी, है ना। वंशानुक्रम वे सभी बातें आ जाती है जो जीवन का आरंभ करते समय जन्म के समय नहीं वरन गर्भधान के समय जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थे। मीन्स माता पिता में जो गुण उपस्थित थे और उनके गर्भधान में जो बच्चा है उसमें जो चीज़ें आई वो गुण जो उनके माता पिता से आई वही आनुवांशिकता है। ठीक है, डगलस एवं हॉलैंड के मतानुसार एक व्यक्ति से वंशानुक्रम में वे सब शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जिनको वह अपने माता पिता, अन्य पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है, वही आनुवांशिकता होता है। डगलस एवं हॉलैंड ने कहा है कि व्यक्ति में जो मतलब जैसे माता पिता की जो शारीरिक बनावट होती है ना, जो शारीरिक विशेषताएं होती हैं, और जब वही चीज़ वो बालक में आने लगता है तो वही आनुवांशिक होती है। ठीक है, सिर्फ मानसिक क्षमता नहीं, सिर्फ बौद्धिक क्षमता नहीं, सांवेगिक क्षमता नहीं, बल्कि शरीर के बनावट से लेकर आँख नाक का रंग, उसके मतलब उसके सारी फिजिकल अपीयरेंस जो उनके माता पिता से या अन्य जनरेशन से मैच करता है वो आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, जेम्स ड्रेवर के मतानुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। माता पिता से जो शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में आना होता है वही वंशानुक्रम कहलाता है या आनुवांशिकता कहलाता है। घुरा फिरा के सारे मनोवैज्ञानिक ने एक ही बात कहा है कि बच्चों में जो शारीरिक बनावट, जो मानसिक क्षमता, जो सांवेगिक क्षमता माता पिता से बच्चों में आता है उसी को हम आनुवांशिक या क्या कहते हैं, वंशानुक्रम। ठीक है, उसी को हम आनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक हैं उनको आप देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, सीटेट में ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम अपना चलते हैं आनुवांशिकता के सिद्धांत की तरफ। अलग अलग आनुवांशिकता का सिद्धांत है। ठीक है, वंशानुक्रम पर अनेक अध्ययन हुए हैं। इन अध्ययनों के आधार पर कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है। ठीक है, मतलब आनुवांशिकता क्या होती है, कैसे आती है, वो बहुत सारे अध्ययनों के बाद बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे, और आनुवंशिक का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर, क्या हस्तांतरित होती हैं विशेषताएं, वो सब चीज़ पढ़ेंगे। पहला जो है बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत। तो इसमें देखिए क्या बोलता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपने अध्ययनों के फलस्वरूप बीचमैन ने किया
है। बीच में मैन एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये क्या बोलते हैं, शरीर का निर्माण करने वाले मूल जीवाणु कभी नष्ट नहीं होता या अंडकोश या और शुक्रकोश के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहता है। इस प्रकार मूल जीवाणु में हस्तांतरित होने की विशेषता निहित होती है, इसलिए एक व्यक्ति अपने पूर्वजों का प्रतिरूप होता है। इसमें कई पीढ़ियों तक पूर्वजों के गुण सन्निहित रहते हैं, मतलब कि हमेशा जनरेशन टू जनरेशन आनुवंशिक जो है वो फैलता जाता है, स्प्रेड करते जाता है। जैसे कि एक बच्चा जो है अब हो सकता है कि वो अपने दादा के जैसा दिखता हो या उसके परदादा के जैसा उसकी शारीरिक बनावट हो, मानसिक बनावट हो, आँखें हो, है ना। तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हमेशा हस्तांतरित होते रहती है। ज़रूरी नहीं है कि माता पिता से ही आए, वो दादा दादी से भी आ सकता है, फैमिली के किसी भी अपने मेंबर से वो आ जा सकता है। ठीक है, पूर्वजों का प्रतिरूप होता है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी सन्निहित होते रहते हैं। नेक्स्ट है समानता का सिद्धांत। समान को जन्म देता है, अर्थात जैसे माता पिता होंगे संतानें भी उसी के अनुरूप उत्पन्न होंगी। प्रत्येक जीव जंतु की विशेषता होती है कि वह अपने जैसी समान संतति यानी बच्चे को जन्म देता है। उदाहरण स्वरूप मानव की संतान मानव जैसी एवं पशु जैसी होगी, है ना। तो मानव आनुवंशिकता का ये सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत जो है वो समानता का सिद्धांत है। मतलब जैसे माता पिता होंगे वैसे ही बच्चे भी होंगे। जैसे हम लोगों ने पिछले बार कहा है, जैसे मानव का बच्चा है तो वो मानव की तरह देखने वाला पैदा होगा, उसके 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, है ना। तो ये है समानता का। पशु का बच्चा है तो वो अपने माता पिता की तरह दिखेगा। ठीक है, तो ये सब समानता का सिद्धांत है कि मतलब जैसे माता पिता वैसे ही उसके बच्चे। ठीक है, थर्ड है प्रत्यागमन का सिद्धांत। बुद्धिमान माता पिता की बुद्धिमान संतान तथा कम बुद्धि वाले माता पिता की मंदबुद्धि संतान होना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन यदि इसके विपरीत बुद्धिमान माता पिता की संतान मूर्ख उत्पन्न हो या मूर्ख माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली पैदा हो तो एक बड़ा प्रश्न खड़ा उठता है कि इसका कारण क्या है। इसका अंतर प्रत्यागमन का नियम देने में सक्षम है। यह नियम बताता है कि विपरीत गुणों का उत्पन्न होना ही प्रत्यागमन यानी रिग्रेशंस है। मतलब कि प्रत्यागमन का सिद्धांत में पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जैसे माता पिता का मानसिकता होगी, जैसे उनकी बौद्धि लब्धि होगी, उनका बच्चा भी वैसे ही होगा। जिनका माता पिता का बुद्धि लब्धि विशिष्ट होगा उनके बच्चों का भी बौद्धिक क्षमता विशिष्ट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रत्यागमन का सिद्धांत जो कहता है कि ऐसा होना जरूरी नहीं है। कभी कभी यह होता है कि जिसके माता पिता विशिष्ट बुद्धि वाले हैं उनके बच्चे जो हैं वो मंद बुद्धि वाले बालक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रिग्रेशन है, मीन्स ऑपोजिट भी आनुवंशिकता हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है जीव सांख्यिकी सिद्धांत। इस सिद्धांत के जन्मदाता फ्रांसिस गाल्टन थे। कौन थे? फ्रांसिस गाल्टन, एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। ये याद रखेंगे। कौन सा सिद्धांत किसने दिया है? आनुवंशिकता का सिद्धांत जब आपसे पूछा जाएगा कि ये आनुवंशिकता दिया है, जैसे आपको बोलेगा जीव सांख्यिकी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, जन्मदाता कौन थे, तो उसका आंसर होगा फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको 20 से मिल जाएंगे। मैं अलग से भी करवाऊंगी लेकिन इसको आप सीटेट के लिए महत्वपूर्ण माने। ठीक है, जीव सांख्यिकी सिद्धांत क्या बोलता है अब ये देखते हैं। अपने अनेक अध्ययनों के निष्कर्षों की उन्होंने सांख्यिकी माध्यम से व्याख्या की है, इसलिए इसे जीव सांख्यिकी नियम कहा जाता है। किसने सांख्यिकी माध्यम से व्याख्या की है? फ्रांसिस गाल्टन ने, है ना। सबको जितने भी जीव हैं उनकी सांख्यिकी तैयार की और उसी के माध्यम से उन्होंने
प्रेजेंट किया कि आनुवांशिकता का प्रभाव कैसा पड़ता है ना। इसीलिए इस नियम को सांख्यिकी सिद्धांत कहा गया है, जीव सांख्यिकी सिद्धांत कहा गया है। गाल्टन का कहना है कि संतानें अपने माता पिता से ही सभी गुणों को नहीं प्राप्त करती, बल्कि पितामह और उससे भी कई पीढ़ियों के आगे की विशेषताओं का संक्रमण होता है। इतना ही नहीं, पितृपक्ष से ही गुण नहीं आते हैं, वरन मातृ पक्ष से भी गुणों का संक्रमण उसी अनुपात में होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्रत्यागमन का ये समानता का सिद्धांत, अभी हम लोगों ने एक सिद्धांत में पढ़ा था कि जरूरी नहीं है कि माता पिता से ही प्राप्त हो, उनकी दादाजी से या दादी से या पूर्वजों से, अन्य पूर्वजों से भी बच्चों का आनुवांशिक जो होता है वो हस्तांतरित हो सकता है। और इतना ही नहीं, मातृपक्ष से यानी नानी घर से भी उसका मैच हो सकता है, आनुवांशिकता का मैच हो सकता है ना। तो इसीलिए इसको जीव सांख्यिकी में फ्रांसिस गाल्टन ने इसी को प्रेजेंट किया है कि बालक का जरूरी नहीं है कि उसके माता पिता से ही गुण मिले, उसके पितामह से, उसके दादा से, उसके दादी से, उसके नाना से, उसके नानी से, घर परिवार के जितने में पितृपक्ष है, मातृपक्ष है, वो दोनों पक्षों के पूर्वजों से मैच हो सकता है, आनुवांशिकता प्रदान हो सकती है। यही चीज़ फ्रांसिस गाल्टन ने प्रेजेंट किया है अपना सांख्यिकी में। ठीक है, नेक्स्ट है अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत। अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता के जीवन में अर्जित गुणों का संक्रमण उनकी संतानों में नहीं होता है। इस संदर्भ में वुडवर्थ का कहना है कि यदि शारीरिक श्रम करते करते एक स्त्री या पुरुष के हाथ कठोर हो जाए तो उसकी त्वचा पर हुए इस परिवर्तन का प्रभाव उनकी काम ग्रंथियों में पितृकियों पर किस प्रकार पड़ सकता है, उनकी संतानों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आजकल आप जानते हैं कि लाइफ स्टाइल कितनी भागम भाग वाली हो गई है। लोग बहुत काम करते हैं, बहुत लोग जॉब में होते हैं, या घर, जो महिलाएं हैं वो घर का काम करती हैं, या पुरुष है वो घर बाहर के कोई हार्ड काम करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर उनका शरीर में कोई परिवर्तन आया हो काम करते करते, बहुत ज़्यादा काम करते करते, तो उनका प्रभाव गर्भधान के दौरान उनके बच्चों पे भी पड़ेगा, माता के गर्भधान के दौरान उनके बच्चों में भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, काम करते हुए जो परिवर्तन आता है उसका प्रभाव बच्चों पे नहीं पड़ता है, बल्कि माता पिता की जो जन्मजात विशेषताएं हैं वो उन गुणों का हस्तांतरण उनकी संतानों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत। अर्जित गुणों का वितरण संतानों में होता है। इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए कई महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। मीन्स माता पिता जो गुण अर्जित करते हैं उनके संतानों पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ को बहुत सारे अध्ययन के दौरान बताया गया है, जो कि निम्नलिखित हैं, जो कि इस प्रकार है। एक है लेमार्क का अध्ययन। लेमार्क ने जिराफ का अध्ययन करके बताया है कि जिराफ की गर्दन पहले लंबी नहीं थी, परंतु परिस्थितिवश जीवन निर्वाह करने के लिए वह अपनी गर्दन ऊपर उठाता रहा, क्योंकि बिना गर्दन ऊपर किए वह पत्ती नहीं खा सकता था, और इसी तरह अन्य पीढ़ी के जिराफ भी करते रहे। फलतः उस प्रजाति की गर्दन लंबी हो गई। मतलब पहले के जो जिराफ थे, बहुत पहले के जो जिराफ थे, उनकी गर्दन लंबी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने पेड़ से पत्तों को खाने के लिए अपना गर्दन ऊपर करने लग गया, तो उसके गर्दन में ऑटोमेटिकली एक शारीरिक परिवर्तन हुए और वो लंबा होते गए। फिर तभी से
बाकी जितने नेक्स्ट जनरेशन के जो जिराफ हुए उनकी गर्दन लंबी हुई। तो ये है अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत। मीन्स पहले के जिराफ ने जो अर्जित किया गुण, उनका लंबा हुआ गर्दन, तो नेक्स्ट जनरेशन में भी लंबा होना शुरू हो गया। तो यही है अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत। यही है जो गुण माता पिता ने अर्जित किया उसका प्रभाव अनुवांशिकता द्वारा उसके संतानों में पड़ना। ठीक है, नेक्स्ट है डार्विन का अध्ययन। इस संदर्भ में डार्विन का विचार लेमार्क से कुछ भिन्न है। जहां लेमार्क का कहना है कि जीवन रक्षा के लिए प्राणी जो विशिष्ट गुण अर्जित करता है उसका संक्रमण होता है, वहीं डार्विन का मत है कि प्राणी या व्यक्ति को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जिनमें संघर्ष की क्षमता होती है वे जीवित रह जाते हैं, जो कमज़ोर होता है, संघर्ष नहीं कर सकता है, वो नष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि लेमार्क ने जो कहा है कि जिराफ की गर्दन लंबी हो गई थी तो नेक्स्ट जनरेशन भी वैसा ही हुआ, वैसा ही हर जनरेशन होने लग गया। लेकिन डार्विन का मत है कि प्राणी या व्यक्ति को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उनकी अपनी विशेषताओं को अर्जित करना होता है ना, ना कि उनके माता पिता द्वारा अर्जित किया गया गुण, बल्कि खुद का अर्जित किया गुणों का के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है, उसको जीवित रहना पड़ता है, और जो कमज़ोर हो जाता है, संघर्ष नहीं कर सकता, वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए डार्विन ने कहा है कि खुद वैसे भी बच्चे होते हैं जो खुद के गुण अर्जित करते हैं और खुद को विकसित करते हैं। जो ऐसा नहीं कर पाते वो नष्ट हो जाते हैं, है ना, जो कमज़ोर पड़ जाते हैं। दो तरह का अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा। एक है लेमार्क का अध्ययन और दूसरा है डार्विन का अध्ययन। लेमार्क का अध्ययन में जिराफ का एग्जाम्पल के द्वारा हम लोगों ने पढ़ा कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किया गया अनुवांशिकता का प्रभाव, और डार्विन ने कहा है कि खुद का अर्जित किया हुआ गुणों का प्रभाव। ठीक है, एक में माता पिता द्वारा अर्जित, एक में जनरेशन का अर्जित, और दूसरा में है खुद का गुण का अर्जित। तो इसको आप समझ गए। नेक्स्ट है भिन्नता का सिद्धांत सोरेंस के अनुसार। नेक्स्ट है भिन्नता का अनुसार जो कि सोरेंस ने दिया है। भिन्नता पाए जाने के कारण माता पिता के बीज कोशों की विशेषताएं हैं। बीज कोश में अनेक जीन होते हैं जो विभिन्न प्रकार से संयुक्त होकर एक दूसरे से भिन्न बच्चों का निर्माण करते हैं। जीव वैज्ञानिकों का मत है कि वंश सूत्रों के संयोग में, आपको नंबर इधर दिया गया है, उसी प्रकार की भिन्नताओं की संभावना हो सकती है। भिन्नता का सिद्धांत सोरेंस के अनुसार ने कहा है कि मीन्स जो माता पिता के बीज कोश में विशेषताएं होती हैं वही नेक्स्ट जनरेशन में भी आता है, लेकिन कभी कभी ये इसमें भिन्नता भी आ जाते हैं। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि माता पिता में जो गुण है वो उनके बच्चों में भी आए। ठीक है, आज हम बस अनुवांशिकता का प्रभाव थोड़ा सा अब देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट में इसको पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, अनुवांशिकता प्रभाव में हम लोग कल पढ़ेंगे। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक ने अनुवांशिकता के परिपेक्ष में अनेक परीक्षण एवं अध्ययन किए हैं। इसके आधार पर इन्होंने सिद्ध किया है कि बालकों के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। बालकों पर पड़ने वाले अनुवांशिकता के कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव का वर्णन निम्न प्रकार से किया जाता है। मीन्स बताया गया है कि आनुवंशिकता का किस प्रकार से बच्चों पे प्रभाव पड़ता है, वही हम कल पढ़ेंगे। इसमें टॉपिक दे रहे हैं शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। ठीक है, आनुवंशिकता के द्वारा शारीरिक लक्षणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे मतलब बहुत सारे गुण हैं जिसका प्रभाव पड़ता है। आज के लिए इतना ही। आज मैं यहाँ ख़त्म इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको सिद्धांत बहुत सारा दिया गया है। आज पहले आप सिद्धांत को देख लीजिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है
नेक्स्ट वाला भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको कल इसलिए कराएंगे क्योंकि सिद्धांत आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। आज आप सिद्धांत को पढ़िए, उसको याद कीजिए और मेरे वीडियो को बार बार देखिए कि मैंने क्या सारे को डिफ़ाइन किया है, कैसे डिफ़ाइन किया है, और फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक दिन में सारा पढ़ना ये ठीक नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तब थोड़ा थोड़ा वो दिमाग में भी हटेगा, है ना। तो अभी आज यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आनुवांशिकता का प्रभाव पढ़ेंगे। आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। इस संडे को, हर संडे को मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, इस चैप्टर का भी करवाऊंगी। तो आप लोग इसका कमेंट में अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर व्यूज़ इन माय वीडियोस। थैंक यू एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।